स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर बोर्ड ने लॉन्च किया है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारा 5th वीडियो है। तो इससे पहले हम 4 वीडियो आपको दे चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सोल्यूशन देने जा रहे हैं और इसके बाद भी लगातार हम अपने वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोज के सारे पेपर के सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों सैंपल पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि ए बल्ब इज कनेक्टेड थ्रू अ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट एज इन द सर्किट फर्स्ट द बल्ब इन द सर्किट ग्लोज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज ओमेगा। A circuit second is constructed by the including an inductor L as shown, keeping all the other components the same as in the circuit. First, the bulb continues to glow when the frequency of the input AC voltage is omega. Now the frequency of omega of the AC supply is changed in the both circuits while keeping the voltage amplitude constant and same in the both circuits. Explain the effect of the brightness of the bulb in each circuit if the frequency of the input AC voltage is lowered, the frequency of input AC voltage is increased, the frequency of input AC voltage approaches 0. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको एक सर्किट ये दिया है, एक सर्किट ये दिया है। ये सर्किट फर्स्ट हो गया, सर्किट सेकंड हो गया। हमसे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों सर्किट में हम AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें या फिर जीरो कर दें, तो ये जो बल्ब हैं ये किस तरह से ग्लो करेंगे ये हमको बताना है। तो चलिए हम पहले बल्ब को B1 कह देते हैं, ठीक है, और दूसरे बल्ब को हम B2 कह देते हैं। अब देखिए दिया है कि B1 और B2 बल्ब को ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी कहा गया है इसका मतलब वो बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको फ्रीक्वेंसी न कह के कहना चाहिए था कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट जब केवल फ्रीक्वेंसी लिखा हो, ओमेगा लिखा हो, तब भी अंडरस्टूड है कि अब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ता है, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस बल्ब की बढ़ती कब है, जब बल्ब में फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर बल्ब में फ्लो होने वाली करंट डिक्रीज हो जाए तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। बस इतना ध्यान रखो। अब मेन ये है बच्चों कि यहां पर जब एसी सप्लाई हमने जोड़ दी तो देखो ये आरसी सर्किट है, तो यहां जो करंट फ्लो होगी वो मान लो क्या है, I1। अब आरसी सर्किट में I1 क्या होता है, सोचो भाई, यहां पे I1 बराबर हो जाएगा V, यहां पे V वोल्ट दिया गया होगा, VRMS जो भी होगा, अपान इसका रेजिस्टेंस, भाई I इक्वल टू V अपान R। बट यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, जब दो तरह के अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस टाइप के कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, तो यहां रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो इस पार्ट का इम्पीडेंस कितना होगा, तो आरसी सर्किट का इम्पीडेंस होता है रूट में R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंस है, इसका मतलब कैपेसिटर का अपना जो रेजिस्टेंस है इतने पार्ट का केवल, वो होता है XC बराबर क्या होता है, वो होता है 1 अपान ओमेगा C। क्या होता है, 1 अपान ओमेगा C। तो ये बन जाएगा I1 इसकी करंट। अब सिंपल सी बात है, अगर इसकी करंट बढ़ गई तो बल्ब में ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अगर I1 कम हो गया तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहां देखिए भाई, जब यहां से हमने वोल्ट लगाया तो क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं, दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो आपस में इनमें सेम जाएगा। खैर उससे भी हमारा मतलब नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ हम कहते हैं करंट I1 गई, यहाँ पे करंट कितनी गई, I1, ठीक है। यहाँ I1 वहां मान चुके हो तो इसको हम कह देते हैं I2 गई। यहाँ मान लेते हैं करंट कितनी गई, I2 गई। तो अगर यहाँ करंट I2 गई है और ऊपर वाले सर्किट में करंट I3 गई है, ठीक है, तो सोचो I3 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ अगर वोल्टेज वही VRMS आया है तो यहाँ की करंट आएगी I3 बराबर VRMS अपान R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर।
क्यों क्यों भाई? क्योंकि I इक्वल टू वी अपान जेड, तो इस पोर्शन का जेड लेंगे, ये आ गया हमारे पास। जबकि अगर I2 निकालना होगा तो I2 कितना निकलेगा बताओ जरा? वी आर एम एस अपान इसके रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस कितना है 1 अपान ओमेगा सी, ये I2 आ गया। अब हमको पता है कि यहाँ इस बल्ब में, सेकेंड बल्ब में कब करंट, कब मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी? जब इसकी करंट यानी कि I3 बढ़ेगी। जब I3 घट जाएगी तो इसकी ब्राइटनेस भी घट जाएगी। कि जो I3 है, ठीक है, ये कैसे घटेगी या बढ़ेगी, इसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस और इस I1 की वजह से इसकी ब्राइटनेस को डिसाइड करते हैं। जैसे पहला केस हमसे कह रहे हैं बच्चों, फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज लोवर्ड, ठीक है। देखिए बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो फॉर सर्किट फर्स्ट, पहले सर्किट की बात करो तो पहले सर्किट में देखो, जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? डिक्रीज, नीचे एरो का मतलब कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो जो एक्सी है ये क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, का मतलब 1 अपान ओमेगा सी इंक्रीज कर गया कुल मिला के। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। और जब 1 अपान ओमेगा सी बढ़ गया तो बच्चों देखो करंट I1 पे क्या फर्क पड़ा होगा भाई, हैं? सो I1 बराबर क्या आएगा? वी आर एम एस अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब यहाँ पे 1 अपान ओमेगा सी बढ़ गया, देखो ये नीचे ये वाली वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। यहाँ से पता चल रहा ना, क्योंकि ओमेगा घट गया तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आर के साथ जुड़ के ये वैल्यू थोड़ा बढ़ी आएगी पहले से। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ गई। वी तो उतना ही रहा, ये वैल्यू नीचे वाली बढ़ गई। और जब ये वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब जो करंट है वो डिक्रीज हो गई। सो I1 डिक्रीज, यहाँ से क्या पता चला? I1 की वैल्यू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा घटा, ओमेगा के घटने से एक्सी बढ़ा, क्योंकि एक्सी बराबर क्या है? 1 अपान ओमेगा सी। इसका मतलब 1 अपान ओमेगा सी बढ़ गया है। अब 1 अपान ओमेगा सी बढ़ गया तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो जब सोचो v तो सेम है और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो बढ़ गया, तो इसका मतलब टोटल आंसर क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और करंट के कम होने का मतलब बल्ब B1 ग्लोज विद लो ब्राइटनेस। तो B1 ग्लोज विद लो ब्राइटनेस या डिमर कह सकते हैं। B1 जो है वो थोड़ा कम ब्राइटनेस से जलेगा, थोड़ा धीरे धीरे जलेगा। ये पहला आया पहले सर्किट से। अब दूसरे सर्किट में देखो बच्चों, इसी केस के लिए, उसमें जब ओमेगा को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों? जरा बताओ हमको। ओमेगा जब डिक्रीज होगा, समझो, तो क्या होगा? ये वैल्यू, इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सी, वो क्या आता है? 1 अपान ओमेगा सी। तो जब नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो टोटल आंसर इसका बढ़ेगा। इसका मतलब 1 अपान ओमेगा सी जो है ये क्या बन जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब 1 अपान ओमेगा सी इंक्रीज कर जाएगा तो जब यहाँ वैल्यू बढ़ेगी है तो इसकी जो करंट I2 है वो क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? I2 की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। देखो I2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई। अब I2 आएगा कितना बताओ हमको? I2 आएगा V अपान 1 अपान ओमेगा सी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों जरा बताओ? ये वैल्यू हमारे पास बढ़ गई है तो I2 वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि I2 डिक्रीज हो गई। जबकि इसमें यही बात देख लो, इसमें यही बात देखो बच्चों, ओमेगा के डिक्रीज होने से, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट की बात करते हैं, I3 की बात करते हैं, क्या होगा? एक्सेल जो आएगा यहाँ पर रिएक्टेंस इंडक्टर का, ये होता है ओमेगा एल। तो ये क्या होगा? जब ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा। ओमेगा के डिक्रीज होने से जो एक्सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा ओमेगा एल है। एक्सेल घटेगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब ओमेगा एल भी डिक्रीज होगा। भाई वही तो है, ठीक है। जब ओमेगा एल घटेगा तो सोचो यहाँ पे जो I3 थी है, सो करंट I3 बराबर क्या थी? VRMS अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर।
वो भी कैसा, रूट में। जब बच्चों ओमेगा एल घट गया, देखो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो नीचे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। जब डिनोमिनेटर कम हो जाता है, ठीक है, तो जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है वो बड़ा आता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे ऐसे सोचो ना, 8 में 4 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा 2। अब डिनोमिनेटर को छोटा कर दो, ऊपर वाला तो 8 ही है और नीचे वाला छोटा हो गया, कितना हो गया, मान लो 2 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 4। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर हमेशा बड़ा आ जाता है। इसका मतलब जो आंसर है वो I3 क्या होगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये होगा कि I3 यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और जब I3 इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि बल्ब B2 ग्लोज, भाई I3 बढ़ गया ना, इसमें करंट बढ़ेगी तो बल्ब तेजी से जलेगा, मतलब ब्राइटर। तो B2 जो है वो ब्राइटर हो जाएगा, ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है। अब बच्चों हम सेकेंड केस की बात करते हैं, बी वाले पार्ट की। व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, तो बच्चों इसमें भी वही बात है, फॉर सर्किट फर्स्ट पहले हम देखेंगे। जब ओमेगा बढ़ेगा तो फिर वही बात है, देखो जब ओमेगा बढ़ेगा तो 1/ओमेगा c की वैल्यू क्या होगी टोटल, बताओ हैं। जब ये बढ़ गया तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर कम आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी 1/ओमेगा c, इसका मतलब जो करंट है सो करंट I1 बराबर Vrms/T R² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। और जब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये 1/ओमेगा c, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों बताओ, ये डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी, करंट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो I1 इंक्रीज, और जब I1 इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ बल्ब में करंट ज़्यादा जाएगी तो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा तेज जलेगा। इसका मतलब बल्ब B1 ग्लोज ब्राइटर, B1 ग्लोज ब्राइटर, ठीक है। अब देखो बच्चों इस सेकंड वाले में बात करते हैं। तो वैसे तो हम देख रहे हैं कि इसकी अपनी करंट का इससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं यहाँ पे, फिर भी कर लेते हैं, दोनों में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर सेकंड सर्किट, देखो बच्चों सेकंड सर्किट में जब ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, तो देखो 1/ओमेगा c की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और घटेगी यहाँ पे वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, जो इसकी I2 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे करंट बच्चों I2 इंक्रीज कर जाएगी, बट बल्ब का जलना बुझना तो किससे डिपेंड करता है, I3 से। तो हम I3 को अब देखेंगे, ठीक है। I3 के लिए देखो फिर से, जब ओमेगा बढ़ेगा तो तो ओमेगा एल जो XL था इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब ओमेगा एल बढ़ेगा इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे करंट थी I3 बराबर क्या थी, Vrms/रूट में R² प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। जब ओमेगा एल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो I3 है ये घटेगा, क्यों, अपान में वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर घटेगा। इसका मतलब I3 डिक्रीज होगा, और जब I3 डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बल्ब धीरे जलेगा। सो बल्ब B2 ग्लोज डिमर, सो बल्ब B2 ग्लोज डिमर, धीरे जलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि जब ओमेगा बड़ा होगा तो ओमेगा एल बड़ा होगा, ओमेगा एल बड़ा होगा तो जो करंट I3 थी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये फार्मूले में 92 ओमेगा एल आता है ना। जब ओमेगा एल बड़ा है तो क्या हो गया बच्चों, ये ओमेगा एल बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगी, तो आंसर जो करंट का है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बल्ब को करंट कम मिलेगी तो वो डिम जलेगा।
अब इसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो केस आता है सी पार्ट की बात करते हैं। ए की बात कर ली हम लोगों ने, बी की बात कर ली, सी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब डीसी हो गया। जब ओमेगा जीरो हो गया थर्ड केस में तो डीसी की बात हो गई। ठीक, अब उसके लिए बच्चों एक्सी तो कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। एक्सी कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। तो एक्सी तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया तो यहां कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि I1 बराबर क्या था भाई? एक्सी इन्फिनिटी होने का मतलब समझ रहे हो कि 1/ओमेगा सी इन्फिनिटी हो गया। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी VRMS अपान रूट में R² प्लस XC का, यानी कि 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। और बच्चों ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा तो वो भी इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो। तो I1 में करंट जीरो हो जाएगी। तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब B1 डज नॉट ग्लो, यानी कि जो B1 बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, वो नहीं जलेगा। ठीक है, वो लाइट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी डीसी के केस में। अब बच्चों हम बात करते हैं बल्ब B2 के लिए। तो देखो बच्चों, अब कहीं जगह तो दिख नहीं रही, इधर कर दें, रिमेनिंग पार्ट इसमें कर देते, इतने में आ जाएगा। देखो बच्चों, इफ ओमेगा बराबर जीरो देन I2 विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये बात है, इसका जो XC है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब 1/ओमेगा सी इनफाइनाइट। तो इसका जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी स्टेडी स्टेट में। ठीक है, बट अगर हम I3 की बात करें तो I3 क्या होता है? VRMS अपान R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। और बच्चों जब ओमेगा जीरो होगा तो यहां ध्यान रखिएगा कि ओमेगा एल भी जीरो होगा। भाई ओमेगा जीरो तो ओमेगा एल क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है ये एज ए कंडक्टर काम करता है। याद करो, कॉइल एज ए कंडक्टर काम करती है डीसी सप्लाई की स्टेडी स्टेट के लिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो सारी की सारी वैल्यू जो रेजिस्टेंस की है वो आर से मिलेगी। यानी कि I3 सीधा सीधा आ जाएगा VRMS अपान R, मतलब जो करंट है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ये जीरो हुआ, R² को जब हम रूट में लेंगे तो क्या आएगा? R आएगा। तो उस समय जो करंट होगी वो VRMS अपान R आएगी। मतलब कुल मिला के देखो तो ये टर्म गायब हुआ, अपान वाली वैल्यू घटी है। तो अपान वाली वैल्यू जब कम हो गई, क्योंकि जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। इसका मतलब I इस कंडीशन में मैक्सिमम हो गई, इसमें जो भी फ्लो हो सकती थी। जब I मैक्सिमम हो गई है, इसका मतलब इस समय हम कह सकते हैं बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट। तो जो B2 बल्ब है वो कितना कैसे जलेगा? ब्राइटेस्ट, सबसे अच्छा जलेगा, सबसे ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब DC सोर्स को यूज करेंगे तो B1 नहीं जलेगा और B2 की जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए सीरीज LCR सर्किट एज शोन इन द डायग्राम इज कनेक्टेड टू एन इनपुट AC वोल्टेज। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स अप्लाइड इनपुट वोल्टेज बाई 45 डिग्री। रिप्रेजेंट द phase relationship for voltage across the three elements L, C and R using a phasor diagram. B. Determine the phase angle phi in the given circuit. C. Determine the value of inductor L. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक LCR सर्किट है, ठीक है, जो कि ये वोल्टेज लगाया गया जिसमें 100 वोल्ट का, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड। हमसे कहा जा रहा बच्चों कि यहाँ पर जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है, ठीक है, वो लैग्स कर रहा है किससे? इनपुट वोल्टेज से बाई 45 डिग्री। तो हमको
एल, सी और आर के वोल्टेजेज का यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, फेजर डायग्राम बताना है, फेज रिलेशनशिप इनकी बतानी है। इसके बाद हमको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। बच्चों आपको पता है ना कि जैसे इस तरह से हम फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करते थे, याद करो। इधर हम करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं? करंट को। ठीक है। अब फेजर डायग्राम बनाने के समय आपको क्या याद होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, लैग्स करता है, कैपेसिटर में क्या करता है, रेजिस्टेंस में क्या करता है, तभी आप इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इंडक्टर पे इसका वोल्टेज जो है वो VL है। किसी इंस्टेंट t पर इंडक्टर पे वोल्टेज क्या है? VL है। कैपेसिटर पे वोल्टेज VC है और रेजिस्टर पे वोल्टेज VR है। ठीक है। अच्छा, जबकि हमको पता है ना इसका जो रिएक्टेंस होगा वो XL होगा और C का रिएक्टेंस XC होगा, इसका तो R ही होता है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो इंडक्टर होता है L में वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से? बाई π/2 फेस या बाई 90 डिग्री कह दो। 90 डिग्री। कैपेसिटर में बच्चों करंट लीड करती है कितने एंगल से? बाई 90 डिग्री। फेस डिफरेंस क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है इसमें V और I हमेशा सेम फेस में होते हैं। आर इन सेम फेस। जब इतना पता होगा तभी आप आगे सोच सकते हैं। ठीक है। अब आपने सोच लिया कि भाई ऐसा होता है। अब सोचिए तो बच्चों L का जो वोल्टेज VL है ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने बताया था कि जब एक चीज x एक्सिस में है, जैसे करंट x एक्सिस में है, तो जो लीड करेगा वो प्लस y एक्सिस में बनेगा, जो लैग्स करेगा माइनस y एक्सिस में बनेगा। और कितने एंगल पे बनेगा? जितने एंगल से लीड करता है। जैसे I के रेस्पेक्ट में L का वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है तो 90 डिग्री पे VL बनेगा। वो कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। ये बन गया, ये बन गया बच्चों VL। ठीक है। इंडक्टर पर वोल्टेज VL हो गया। अच्छा, VC किधर जाएगा? कैपेसिटर में I लीड करती है, यानी कि वोल्टेज क्या करता है? लैग्स करता है, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। यानी कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया इधर। ये कितने एंगल बना बच्चों? 90 डिग्री पे नीचे की तरफ। VC हो गया। करंट इधर जा रही है तो रेजिस्टर का जो वोल्टेज VR है वो किधर बनेगा? उसका फेजर डायग्राम किधर बनेगा? तो भाई इसका फेजर डायग्राम इन द डायरेक्शन ऑफ I बनेगा। क्यों? क्योंकि V और I सेम फेस में होते हैं तो इसका जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस का वो इधर ही होगा। ये VR हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको ये सोचना है कि VL माइनस VC लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा रिजल्टेंट, VC माइनस VL लिखेंगे तो रिजल्टेंट नीचे चला जाएगा। बट यहां रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो इनपुट से 45 डिग्री लैग्स करता है। यानी कि इनपुट का वोल्टेज जहां बने उससे पीछे की तरफ, इधर नीचे की तरफ 45 डिग्री पे VC होना चाहिए। इसका मतलब नेट वोल्टेज कहीं इधर जाएगा। इससे हमको ये पता चल गया कि जो VC माइनस VL है, भाई ये दोनों अपोजिट वेक्टर है ना। जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं, जैसे किसी बॉडी पर हैं 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लगता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होता है? जो बड़ा वाला है उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है और कितना होता है? घटा देते दोनों को, तो 10 माइनस 5। तो वेक्टर में जब रिजल्टेंट निकालना होता है और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? तो हम उनको घटा कर निकालते हैं। जैसे VL ऊपर VC नीचे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? VL माइनस VC या VC माइनस VL। और किस तरह होगा? तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ। तो देखो VC बड़ा दिख रहा है, VC इतना बड़ा है। VL छोटा है, उसकी क्वांटिटी छोटी है, क्योंकि वेक्टर की लेंथ को हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से खींचते हैं ना, तो VL छोटा होगा, VC बड़ा होगा। इसलिए इसका ये जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो इधर जाएगा। ये क्या होगा? ये होगा VC माइनस VL। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया VC माइनस VL। ठीक है। अब सोचिए तो इन अब एक वेक्टर बचा ये
और एक वेक्टर बचाइए, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे जाएगा? तो इस लाभ पैरेललोग्राम लगाना है, तो पैरेललोग्राम यहाँ कंप्लीट कर लो, ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, यानी कि वी मैक्स जो तुम्हारा ये लगाया गया ये होगा। ठीक है, तो वी मैक्स देखो VC से, VC तो इधर था ना, VC से 45 डिग्री पे क्या हो रहा है? लीड कर रहा है, वी मैक्स लीड कर रहा है, या कहो वी मैक्स से VC जो है लैग्स कर रहा है 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 45 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चों, ये पूरा 90 था, तो ये वाला भी क्या बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। ये पहला काम हो गया, हमने इसका फेजर डायग्राम बना दिया। अब हमसे कहा गया बच्चों कि फाइंड फाई। फाई का मतलब होता है फेज एंगल बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। तो करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच कितना एंगल दिख रहा है? 45 डिग्री। तो फाई विल बी पार्ट करने जा रहे हैं, तो फाई विल बी -45। माइनस का मतलब बच्चों बस इतना है, निगेटिव एक्सिस में देखो भाई +45 लिखेंगे, अगर ऊपर आएगा, नीचे है तो -45। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे tan थीटा। हमको L निकालना है, तो L के लिए हम देखो यहाँ पे एक फार्मूला हमको दिखता है, tan फाई बराबर क्या होता है? XL - XC/R। ये पढ़ा होगा आपने, tan फाई बराबर XL - XC/R। अब देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। अगर फाई को निगेटिव लिखना है तो XL - XC/R लिखेंगे, अगर फाई को +45 लिख रहे हैं तो XC - XL लिख लेंगे, तब भी आंसर सही आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो फाई वैल्यू 45 प्लस में अगर रखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड रखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड रखो, तो ध्यान रखो ना कि VC - VL है, और VC - VL, VC की वैल्यू क्या होती है? I × XC है, ये क्या होता है? I × XL, तो ये क्या आएगा? I × XC - XL। तो इधर है VR, VR क्या होता है? IR। जब इनका रेशियो लोगे tan फाई बराबर तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो II कट जाएगा भाई। अगर tan फाई अगर नॉर्मली निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? tan फाई तो क्या निकलेगा बताओ? ये निकलेगा VC - VL है, अगर केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो फाई, ठीक है, अपान में VR। यहाँ पे फाई को का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि 45 डिग्री, क्योंकि हमको पता है ना नीचे की तरफ ले रहे हैं। अगर फाई को निगेटिव रखना चाहते हो तो VL - VC कर लो, तब भी आंसर वही आएगा, कोई बुराई की बात नहीं। अच्छा, यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो tan, तो देखो अब यहाँ पे फिर से वैल्यू बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों बताओ? ये बनेगा VC की वैल्यू I × XC - I × XL अपान I × R, I सारे कट गए, तो tan फाई बराबर आ गया XC - XL अपान R। तो tan 45 = आएगा XC। XC कितना है सोचो? XC की वैल्यू निकाल दो भाई। XC बराबर क्या होता है बताओ? ये होता है 1/ωc है, 1/ω। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ? 300। और C की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁶। ठीक है, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो XC की वैल्यू आएगी 1/3 × 10⁴, यानी कि 333.3 जितना भी लिख सकते हो 3 टाइम्स, ठीक है, ओम। ये इतना आंसर आएगा, क्या आएगा? 3333.3 ओम, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे रख देते हैं, तो आएगा 333.3 - XL अपान R। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है, रेजिस्टेंस भाई कितना है? रेजिस्टेंस 100 अपान में 100। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 = 3333.3 XL। XL की वैल्यू ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपान में 100। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, जरा बताओ? ये बनेगा 100 = 3333.3 -ωL। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो भैया देखो इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये ω_L इधर आ जाएगा, उधर क्या बनेगा? 3333.3 -100, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू कितनी भाई? ओमेगा की वैल्यू है 300। अच्छा,
अब देखो तो L की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इसको यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 3233.3 अपान में 300। तो L की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ, तो बनेगी ये 10 पॉइंट, ठीक है 7 समथिंग हेनरी, ठीक है तो 10.77 हेनरी हो गई। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंशन वन प्रोपोजिशन दैट इज प्रिडिक्टेड एज पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट बट discarded on the basis of the actual experiment observation in the phenomena of photoelectric emission. B. A cat is able to see in low light intensity situations by virtue of its large size pupil of diameter 16 mm and due to the presence of excess number of cone cell on its retina. They can detect light of intensity I as low as 10 to the power minus 10 watt per meter square if the intensity I of the light is defined as the energy of the radiation times the number of photon per unit area. Then determine the minimum number of incident photon per second of the wavelength 600 nanometer that are required in a radiation to be detected by cat's eye. Take SC बराबर 2 × 10⁻⁻16 जूल नैनोमीटर। तो देखिए बच्चों 29th का ए पार्ट कह रहा है कि हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है जो कि वेव थ्योरी के हिसाब से वहाँ पे फॉलो होनी चाहिए थी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर लाइट को वेव मान लेते तो वो चीज़ सही होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ नहीं होती है, मतलब वो प्रॉपर्टी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बच्चों देखिए अगर लाइट वेव होती, ठीक है, अगर लाइट में वेव नेचर होता तो उसकी जो इंटेंसिटी थी, हम किसी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखते, व्हाट एवर फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए था। मतलब अगर लाइट वेव होती तो इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से इसकी एनर्जी डिफाइन होती, तो हम क्या कहते हैं कि अगर वहां पे कुछ भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते किसी मेटल पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता। जबकि रियलिटी में क्या है, हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। यही चीज बताती है कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, क्योंकि अगर वेव होती तो केवल इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती, फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि अगर लाइट में वेव नेचर होता तो लाइट के डालने के बाद कभी न कभी इलेक्ट्रॉनों का इमिशन जरूर हो जाता। सपोज करो लाइट डाली तुमने, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, बट अगर लाइट वेव होती तो लगातार जब आप वेव डालते रहते तो कभी न कभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते। मतलब हो सकता था लाइट आप डालना शुरू करें किसी मेटल पे और 2 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकले। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, लाइट के पड़ने से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस भी ये चीज को शो करता है कि जो लाइट है उसमें वेव नेचर नहीं होता है, उसमें पार्टिकल नेचर होता है, उसमें फोटॉन नेचर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी पूछी, आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर लाइट वेव होती तो उसकी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का शुरू होना उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम सफिशिएंट इंटेंसिटी लाइट डालते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता, बट रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ही लाइट डालनी पड़ती है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि वेव नेचर से डिफाइन होती है, और रियल में जो प्रैक्टिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इसको क्या करता है, फॉलो नहीं करता। इससे पता चलता है कि लाइट में वेव नेचर नहीं पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कि उसमें फोटॉन नेचर होता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। बी पार्ट हमारा ये कह रहे हैं, तो देखिए सेकंड केस के लिए आपको दिया है कि एक जो कैट है उसकी आई की प्यूपिल्स का जो डायमीटर है वो दिया है हमको 16 मिलीमीटर। कह रहे हैं कि उस पर 600 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ की लाइट पड़ती है। तो अगर इंटेंसिटी ये हो 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो हमसे पूछा गया है, बताना है
कि फोटान पर सेकेंड कितने चाहिए उसको मिनिमम चीज़ों को देखने के लिए, मतलब ये हमको n कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमको ये गिवन है डेफिनेशन, इंटेंसिटी इज द एनर्जी रेडिएशन टाइम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। मतलब इंटेंसिटी जो है वो क्या है, एनर्जी पर सेकेंड की, है ना, एक सेकेंड की एनर्जी की बात हो रही, एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब मान लेते हैं एक सेकेंड में n फोटॉन निकलते हैं तो n अपान एरिया, ये उन्होंने दे रखा है पर यूनिट एरिया, मतलब ये फार्मूला उन्होंने खुद बता दिया डेफिनेशन। तो कितना सिंपल है बच्चों इसको कैलकुलेट करना। भाई एरिया के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, डायमीटर आपको दिया है, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा भाई 16/2 यानी कि 8 मिलीमीटर या फिर 8 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको n निकालना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, n की वैल्यू आ जाएगी IA/E, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I की वैल्यू क्या है भाई 10⁻⁻10, और देखो IA की जगह क्या लिख सकते हैं πr²/E। ठीक है, अब आराम से वैल्यू पुट करो, तो πr², तो पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, r², r कितना है 8 मिलीमीटर यानी कि 8 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, πr² हो गया। अपान में E क्या है, E है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन मतलब एक फोटॉन की एनर्जी, तो ये कितनी होगी Sc/λ। क्या लिख सकते हैं भाई E बराबर क्या लिख सकते हैं Sc/λ, तो यहाँ रख दिया Sc/λ, लैम्डा ऊपर चला गया, यानी कि ये फार्मूला ओवरऑल बना। तो इनटू लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा को हम सीधे रखेंगे नैनोमीटर में, क्यों, क्योंकि Sc की वैल्यू हमको नैनोमीटर इंटू जूल में दिया है, तो ये है 2 × 10⁻⁻16। ठीक है, चूंकि ये जूल नैनोमीटर में दिया इसलिए इसको डायरेक्ट रख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा बताओ जरा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, देखो 10⁻10 × 3.14 × 64 × 10⁻6 × 6 × 10⁻2, देखो 600 को 6 × 10⁻2 कर दिया, अपान में 2 × 10⁻16। अब देखिए बच्चों 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 32 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, कि n = 60288 × 10 की पावर, देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ किया और सॉल्व कर लिया, तो ये बचेगा। ठीक है, 10⁻2 को इंक्लूड अभी नहीं किया तो ये ऐसे पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या बचेगा, आप देखो 10 की पावर यहाँ -16 है, ऊपर जाएगा +16। ठीक है, तो +16 हुआ, -10 -6, ये -16 ऊपर हुआ, नीचे से गया -16 ऊपर हो गया +10 16 और कट गया, यानी कि बचेगा 10⁻2, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 60288 फोटॉन्स। तो अगर इतने फोटॉन उसको पर सेकेंड मिलेंगे कैट आई को, तो वो चीज़ों को देख पाएगी, उसको डिटेक्ट कर पाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।